नमस्कार। मैं कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाज़ियाबाद। पावर आज हम पावर उपस्कर सेल और बैटरी की तीसरी वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लेड एसी सेल का रखरखाव, इनिशियल चार्जिंग ऑफ सेकेंडरी सेल, इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना, सावधानियाँ, द्वितीयक सेल की चार्जिंग दर व समायोजन, द्वितीयक सेल में विभिन्न दोष और उसका निवारण देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम जिन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर के विभिन्न कंट्रोल इंडिकेशन, बैटरी चार्जर का अनुरक्षण, ट्रांसफार्मर, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर और सोलर सेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैटरी चार्जर यह एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो एसी को डीसी में बदलकर द्वितीयक सेलों को चार्ज करने के काम आता है। मतलब इससे जो है ये ऐसा उपकरण है जो एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट में बदलता है। अब यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सबसे पहले समझ लें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता क्या है, किसे कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के तुलना में कम होते हैं। अब यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वर्किंग क्या है। यह एसी उच्च वोल्टेज को एसी निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इसके सेकेंडरी सेल से सेकेंडरी कॉइल से जो एसी निम्न वोल्टेज निकल रही है वो रेक्टिफायर पे जाएगी। रेक्टिफायर में होता क्या है कि डायोड होते हैं, डायोडों का समायोजन होता है और डायोड इस एसी को डीसी में बदलता है। तो डायोड के जो आउटपुट में हमें मिलेगा वह पल्सेटिंग डीसी मिलेगी, शुद्ध डीसी नहीं मिलेगी, उसमें कुछ एसी की मात्रा रहती है। अब इस एसी की मात्रा को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे हम फिल्टर सर्किट लगाते हैं। फिल्टर सर्किट में हम जो सर्किट लगाते हैं वो कंडेंसर और कॉइल होते हैं। कंडेंसर हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगता है जबकि कॉइल सीरीज में। बैटरी एलिमिनेटर, एलिमिनेटर मतलब एलिमिनेट करना, हटाना, मतलब जो बैटरी की जगह पे प्रयोग किया जा सके उसे हम कहेंगे बैटरी एलिमिनेटर। यह केवल उपकरण को सप्लाई प्रदान कर सकता है, यह बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता। इसमें सिलेक्टर, स्विच, मीटर इत्यादि नहीं होते। यह बैटरी के बदले में काम कर सकता है। इसमें डीसी टर्मिनल पर उपयुक्त फिल्टर होने के बाद मिलती है। बैटरी चार्जर में लगे पुर्जे तथा इनके कार्य। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलने का काम इसका है। दूसरा क्या है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है यह डायोडों का समायोजन होता है और डायोड का काम क्या है, एसी को डीसी में बदलना। रेगुलेटिंग स्विच, यह वोल्टेज घटाने बढ़ाने के काम आता है। इसमें एक कोर्स स्विच तथा एक फाइन स्विच होता है। इसके बाद फिल्टर सर्किट, यह अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में बदलता है। जैसे हमने बताया था इससे पहले कि फिल्टर सर्किट में जो लगे होते हैं वो कंडेंसर और कॉइल लगे होते हैं। वोल्ट मीटर, यह चार्जर की वोल्टेज देखने के काम आता है। एम्पियर मीटर, बैटरी कितने रेट से चार्ज हो रही है देखने के काम आता है। अब जो है चार्जर की क्षमता
को हम कैसे किस में नापते हैं? चार्जर की क्षमता को हम VA वोल्टेज एम्पियर में नापते हैं और इसकी क्षमता निकालने का जो फार्मूला है बैकअप टाइम घंटों में, मतलब जहाँ वो इस चार्जर लगा हुआ है वहाँ औसतन कितने घंटे तक बिजली जाती है, गुणे बैटरी वोल्टेज, मतलब उस चार्जर को कितने वोल्ट चार्जर से कितने वोल्ट की बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, गुणे AH/10, मतलब बैटरी की कैपेसिटी कितनी है उसको 10 से भाग दे देंगे, प्लस लोड, उस बैटरी पे लोड कितना है, गुणे सेफ्टी फैक्टर बटे पावर फैक्टर गुणे चार्जर की दक्षता, इफिशियंसी। अब इसको ज़रा प्रयोग करके हम देखते हैं। माना कि 24 वोल्ट की बैटरी सेट में बैटरी 120 AH की है जिसके साथ चार्जर लगाना है और लोड 2 एम्पियर है तथा बिजली 6 घंटे जाती है। 6 घंटे जाने मतलब वही बैकअप टाइम हो गया, अर्थात 6 घंटे जो हमारी जो इक्विपमेंट चल रहे हैं वो बैटरी पे चल रही है, तो जो 6 घंटे बिजली जाएगी तो उतने समय वो बैटरी पे चलेगा, तो वही बैकअप टाइम होगा। अर्थात बैकअप टाइम 6 घंटे है और सेफ्टी फैक्टर को 2.5 और चार्जर की दक्षता 90% है। तो चार्जर की क्षमता बैकअप टाइम कितना, 6 घंटे बिजली जा रही है तो 6 गुणे बैटरी की वोल्टेज यहाँ दिया हुआ है 24 वोल्ट, गुणे बैटरी की क्षमता दी हुई है 120 AH की है तो 120/10 और लोड कितना है 2 एम्पियर का है प्लस 2 गुणे 2.5 बटे चार्जर की दक्षता गुणे पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर यहाँ पे होता है 0.8 है और चार्जर की दक्षता हमने 90% माना है तो 90/100.9। तो यहाँ टोटल जो कैलकुलेशन करने पे आ रहा है 7000 VA, मतलब वोल्ट एम्पियर आ रहा है और इसको किलो वोल्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलो वोल्ट इक्वल टू 1000 वोल्ट, तो 7 kVA का यहाँ पे हमें चार्जर चाहिए। क्षमता एम्पियर में, अब एम्पियर में क्षमता निकालना है तो AH/10 प्लस लोड गुणे 2.5, तो यहाँ पे 120 AH की बैटरी 120/10 धन 2 गुणे 2.5 यानी 35 एम्पियर। सेल की क्षमताओं के अनुसार चार्जर की रिकमेंडेड और मैक्सिमम परमिसिबल लोड नीचे दिया गया है। पहला जो क्रम संख्या दिया गया है, सेल की क्षमता जो है अगर 40 AH का सेल है तो चार्जर की जो रेटिंग होगी चार्ज करने की उसकी 4 एम्पियर की होगी और रिकमेंडेड करंट रेटिंग AH गुणे 2.5/10 है, मतलब 10 एम्पियर। मतलब चार्जर की जो रिकमेंडेड करंट रेटिंग होनी चाहिए 40 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए 10 एम्पियर का होना चाहिए, और इस पे जो मैक्सिमम परमिसिबल लोड ले सकते हैं इससे 6 एम्पियर का ले सकते हैं। AH गुणे 1.5/10 यानी 40 AH का है, 40 गुणे 1.5/10 बराबर 6 एम्पियर। ऐसे ही अगर 80 AH की बैटरी है तो AH/10 80/10 8 एम्पियर की रेटिंग से इसको हम चार्ज करेंगे, और रिकमेंडेड करंट रेटिंग चार्जर की जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए AH गुणे 2.5/10 यानी 20 एम्पियर, और इस पर मैक्सिमम जो लोड हम परमिसिबल लोड डाल सकते हैं तो 23 गुणे 1.5/10 12 एम्पियर का।
इसी प्रकार इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम 120 एच की बैटरी और 200 एच की बैटरी सेम तरीके से निकाल सकते हैं। बैटरी चार्जर में विभिन्न कंट्रोल इंडिकेशन व उनके कार्य। इनपुट ऑन ऑफ स्विच, यह एसी मेन से चार्जर को जोड़ता है। इनपुट तो जहाँ से चार्जर में इनपुट दी जाती है, तो चार्जर में जो इनपुट दी जाएगी क्या दी जाएगी? एसी दी जाएगी। इनपुट फ्यूज, HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की अवस्था में चार्जर को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी यहाँ पे एक HRC फ्यूज लगा देंगे, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाती है या ओवरलोड हो जाता है तो उस केस में ये फ्यूज क्या हो जाएगा? ब्रेक सर्किट कर देगा और इस प्रकार हमारा चार्जर खराब नहीं होगा। ऑटो मैनुअल मोड सिलेक्टर, यह 2 वे स्विच है जो ऑटो या मैनुअल का चुनाव करता है। 2 वे मतलब एक साइड ये ऑटो होगा और दूसरी साइड अगर इसको कर देंगे तो मैनुअल में हो जाएगा। मैनुअल वोल्टेज सिलेक्टर, मैनुअल की अवस्था में वोल्टेज सिलेक्टर सिलेक्ट करने का कार्य करता है। वोल्टेज कंट्रोल पोटेंशियोमीटर, यह फ्लोट मोड वर्किंग के समय प्रति सेल 2.12 वोल्ट से 2.3 वोल्ट तक निश्चित करता है। करंट सेट पोटेंशियोमीटर, यह बूस्ट चार्जिंग के समय चार्जिंग रेटिंग अधिकतम 25% से 100% सेलों की संख्या के अनुसार चुनता है। एसी मेन LED, या एसी पावर चार्जर में आ रही उस समय यह जलती रहती है। अगर मान लीजिए कि एसी नहीं आ रही है तो वो नहीं जलेगी, इससे हमें पता चल जाता है कि चार्जर में एसी आ रही है कि नहीं आ रही है। ऑटो फ्लोट बूस्ट LED, यह ऑटो फ्लोट या ऑटो बूस्ट मोड को प्रदर्शित करता है। ऑटो मोड फेल LED, यह LED फ्लैश इंडिकेशन देकर प्रदर्शित करती है कि ऑटो मोड फेल है, तब मैनुअल मोड पर स्विच करें। शॉर्ट सर्किट इंडिकेशन, जब चार्जर की आउटपुट शॉर्ट सर्किट है तब यह इंडिकेशन देती है, मतलब अंदर कोई शॉर्ट हो गया है तो इस समय जो इंडिकेशन आएगा वो शॉर्ट सर्किट से आएगा उसके ऊपर। रिवर्स पोलैरिटी LED, बैटरी चार्जर के साथ रिवर्स लगने पर LED इंडिकेशन देती है। ओवरलोड LED, या चार्जर के रेटिंग करंट से लोड करंट अधिक है तब यह LED जलती है। मैनुअल मोड LED, चार्जर के मैनुअल मोड पर होने पर यह इंडिकेशन देती है। आउटपुट फ्यूज, आउटपुट साइड सर्किट में ओवरलोड शॉर्ट सर्किट होने से चार्जर की सुरक्षा करता है। अनुरक्षण, इसका अनुरक्षण हम कैसे करेंगे, क्या क्या हमें करनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अर्थ ठीक तरह से लगा होना चाहिए, मतलब चार्जर को प्रॉपर अर्थिंग कर देना चाहिए। बैटरी लोड से चार्जर के साथ कनेक्शन पूरी तरह से कसे होने चाहिए, मतलब कोई कनेक्शन ढीला नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, पूरे नट बोल्ट टाइट होने चाहिए। यदि ऑटो मोड नील है तो चार्जर को मैनुअल मोड पर करने के बाद इसकी सूचना SSC GAE को दें। मैनुअल चार्जिंग में चार्जिंग रेट सही नियंत्रित होना चाहिए। फ्यूज सही रेटिंग का लगा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि फ्यूज अगर मेल्ट कर जाता है तो हम वहाँ पे सही रेटिंग का फ्यूज नहीं लगाते हैं, तो इस केस में हमें वहाँ पे जिस रेटिंग का वहाँ फ्यूज लगा है उसी रेटिंग का फ्यूज हमें लगाना चाहिए। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा
को परिवर्तित करने के काम आता है। यह उच्च विभव हाई वोल्टेज की निर्बल धारा को लो वोल्टेज की उच्च धारा या लो वोल्टेज की प्रबल धारा को हाई वोल्टेज की निर्बल धारा में बदलने का काम करता है। यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जब एक कॉइल में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। यदि यह परिवर्तित फ्लक्स पहली कॉइल के पास रखी दूसरी कॉइल में से गुजरता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यह लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे प्राइमरी कॉइल में वह कम होंगे और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे। यह लो वोल्टेज की प्रबल धारा को हाई वोल्टेज की निर्बल धारा में बदलता है। इसकी प्राइमरी कॉइल में तार में फेरों की संख्या कम व तार का गेज कम होता है, अर्थात तार का डायमीटर अधिक होता है। जबकि सेकेंडरी में तार में फेरों की संख्या अधिक तथा स्टैंडर्ड वायर गेज अधिक होता है, अर्थात तार का डायमीटर कम होता है। यानी स्टैंडर्ड वायर गेज जब अधिक होगा तो डायमीटर कम होगा, सीधी सी बात है। इसके बाद है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह उच्च हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यह हाई वोल्टेज की निर्बल धारा को लो वोल्टेज की प्रबल धारा में बदलने का कार्य करता है। इसमें प्राइमरी कॉइल में तारों में फेरों की संख्या अधिक होती है तथा सेकेंडरी में कॉइल में फेरों की संख्या प्राइमरी की तुलना में कम होती है। वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी। यह सील बंद वाल्व नियंत्रित बैटरी है जिसमें ग्लास मेट सेपरेटर जो कि धनात्मक प्लेट पर उत्पन्न ऑक्सीजन को ऋणात्मक प्लेट पर वितरित करने में सहायक है। वर्ला बैटरी में उपयोग होने वाला माइक्रो पोरस ग्लास सेपरेटर इलेक्ट्रोलाइट द्वारा पूर्ण रूप से संतृप्त नहीं होता और इस कारण से उपलब्ध खाली स्थान में ऑक्सीजन का ऋणात्मक प्लेट को प्रभाव संभव होता है। ऑक्सीजन गैस का ऋणात्मक प्लेट की सतह पर अपचयन होता है जिसके कारण हाइड्रोजन की उत्पत्ति प्रभावी रूप से घट जाती है। फलतः जल की क्षति नहीं होती एवं किसी भी टॉपअप की आवश्यकता नहीं रहती। वर्ला बैटरी में लेड कैल्शियम हाई टिन एलॉय का प्रयोग धनात्मक ग्रिड के रूप में होता है जिसमें उच्च कोट की डिस्चार्ज क्षमता होती है। साथ ही ऋणात्मक ग्रिड के लिए लेड कैल्शियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। फलस्वरूप इस प्रकार के बने सेलों को बहुत ही कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। प्रमुख लक्षण यानी जो वर्ला बैटरी है ये ऑक्सीजन रिकम्बिनेशन के सिद्धांत पर काम करती है। प्रमुख लक्षण और लाभ। वर्ला बैटरी ऑक्सीजन रिकम्बिनेशन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके प्रमुख लक्षण और लाभ निम्नानुसार हैं।
इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बनाए रखना आवश्यक नहीं। शील्ड होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट फैलता नहीं है। सेल पूर्ण चार्ज स्थिति में दिए जाते हैं, अतः प्रारंभिक चार्जिंग की इसमें आवश्यकता नहीं होती। इसका सेल्फ डिस्चार्ज बहुत ही कम है, जो कि पारंपरिक लेड एसिड बैटरी का 20% से 25% होता है। इन्हें ऊर्ध्वाधर के साथ साथ क्षैतिज भी लगा सकते हैं। इन्हें एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हैं, अतः ये बहुत कम जगह घेरता है। ये विषैली एसिडिक गैस उत्सर्जन नहीं करती। ये इक्विपमेंट रूम में भी स्थापित की जा सकती है और बैटरी रूम की आवश्यकता नहीं पड़ती। बर्ला बैटरी की डिजाइन और बनावट। बर्ला बैटरी के मुख्य भाग नीचे दिए गए हैं। धनात्मक प्लेट, यह प्लेट पेस्टेड प्रकार के और जंग व लंबे समय तक कार्य करने के लिए लेड कैल्शियम हाई टिन एलॉय ग्रिड सहित निर्मित हैं। लेड कैल्शियम ऋणात्मक प्लेट, ये लेड कैल्शियम मिश्र धातु एलॉय की बनी हुई हैं। इलेक्ट्रोलाइट, यह शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड होता है ताकि उपयोग की अवधि अधिक हो। सेपरेटर, यह निम्न प्रतिरोध, उच्च सांद्रता और उच्च शोषक प्रकार का ग्लास मेट सेपरेटर होता है। बैटरी कंटेनर, अग्निरोधक तथा एसिड के प्रति उच्च प्रतिरोध क्षमता की पॉलीप्रोपाइलीन कोपॉलीमर की बनी होती है। सेफ्टी वाल्व, यह विस्फोट प्रतिरोधी और दाब नियंत्रित प्रकार का उपयोग होता है। टर्मिनल, बैटरी टर्मिनल सामान्यतः ठोस लेड कोर के बने होते हैं। नट और बोल्ट, सेलों को जोड़ने के लिए नट और बोल्ट कॉपर, ब्रास अथवा स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और इन पर जंग रोकने के लिए प्रभावशाली लेड कोटिंग होती है। बर्ला बैटरी की स्पेसिफिकेशन। सामान्य वोल्टेज होती है इसकी 2 वोल्ट होती है। एंड पॉइंट वोल्टेज 1.7 वोल्ट, 1.75 वोल्ट। कैपेसिटी जो आती है बैटरी 20 Ah, 40 Ah में भी आती है, TH 120 Ah में और 200 Ah और इससे अधिक में भी आते हैं। सेपरेटर का प्रकार ग्लासमेट होता है। चार्जिंग मोड फ्लोट मोड में 2.25 वोल्ट पर सेल 16 घंटे के लिए और बूस्ट मोड में 3 वोल्ट पर सेल तथा चार्जिंग करंट को बैटरी की क्षमता के 20% तक सीमित किया जाए। ग्रिडों के लिए उपयोगी की गई सामग्री। कैल्शियम एलॉय, एसी रिपल 3% RMS से अधिक नहीं होना चाहिए। परिचालक तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे -20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए और 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो। जिस कमरे में इस बैटरी को हम रख रहे हैं इसका टेम्परेचर इतना मेंटेन करके रखना है। सोलर सेल, यह सेल सूरज की रोशनी को विद्युत में बदलता है। यह सिलिकॉन डिस्क का बना होता है। जब इसको सूरज की रोशनी में रखते हैं तो हमें DC विद्युत प्राप्त होती है। यह सेल 0.5 वोल्ट देता है, यानी एक सेल जो है सोलर सेल में 0.5 वोल्ट देता है। जब तक सूरज की रोशनी इस पर पड़ती रहेगी तब तक DC वोल्टेज देता रहेगा। जब इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, रात के समय, बादल के समय, तो विद्युत नहीं मिलती। इसी कारण उपकरण को सीधे सप्लाई नहीं दे सकते। सोलर सेल से बैटरी को चार्ज करते हैं और बैटरी से विद्युत उपकरण को सप्लाई देते हैं। 36 सेलों को सीरीज में जोड़कर 36 सेलों को सीरीज में जोड़कर एक शीशे के फ्रेम में रखते हैं।
इसे सोलर पैनल कहते हैं। सोलर पैनल में हमें 18 वोल्ट डीसी प्राप्त होता है, यानी 36 सेलों का सीरीज कम्बिनेशन बनाते हैं और एक पैनल बनाते हैं इसमें। तो 36 सेल और प्रत्येक सेल है 0.5 वोल्ट का, तो सीरीज में बनाए तो 18 वोल्ट। तो एक जो सोलर पैनल बनता है वो 18 वोल्ट का होता है। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करते हैं। एक सोलर पैनल लगभग 1/2 एम्पीयर से 1 एम्पीयर देता है। अधिक करंट प्राप्त करने के लिए कई सोलर पैनलों को पैरेलल में जोड़ देते हैं। आजकल विद्युत ऊर्जा की कमी हो रही है, अतः सोलर पैनल का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।